कहानी की शुरुआत जंगल के बीच एक टाउन को दिखाते हुए होती है, जहां कहानी का मेन कैरेक्टर बॉयड एक घंटी बजाते हुए सभी को घर के अंदर जाने की चेतावनी दे रहा था, क्योंकि रात होते ही इस टाउन में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वहीं एक महिला अपनी नन्ही बेटी के साथ उसके पति के घर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी अंधेरा हो जाने के बावजूद भी उसका पति घर नहीं आता, इसलिए वो दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं हम अब उसके पति को देखते हैं, जो कि एक बार में टल्ली होकर बेहोश पड़ा था। घर के अंदर जब उसकी बेटी सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी कोई खिड़की खटखटाने लगता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत छोटी लड़की को खिड़की खोलने के लिए कह रही थी। तभी पीछे से बच्ची की माँ भी आ जाती है। वो खिड़की खोलने से मना करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ी औरत ने छोटी बच्ची को अपनी बातों में बहला लिया था, और जैसे ही बच्ची खिड़की खोलती है, तभी वो औरत एक भयानक क्रिएचर में बदल जाती है। और यहीं से शुरू होती है हमारी हॉरर मिस्टीरियस सीरीज फ्रॉम। अगली सुबह होश में आते ही फ्रैंक अपने घर वापस जाता है। फ्रैंक देखता है कि घर के बाहर भीड़ जमा हुई पड़ी है, और तभी बॉयड गुस्से से उबलता हुआ बाहर आता है और फ्रैंक को पकड़कर उसकी बेटी के कमरे में ले जाता है। कमरे का दृश्य बहुत ही भयानक था, जहां फ्रैंक की पत्नी और बेटी दोनों की लाश पड़ी थी। अपनी परिवार का ये मंजर देखकर फ्रैंक पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद जब बॉयड बाहर जा रहा था, तब वो देखता है कि एक पत्थर जो कि इनके घरों की रक्षा उन दानवों से करता है, वो अब नीचे गिरा हुआ था। बॉयड उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपनी छुट्टियां मनाने कहीं पर जा रही थी। वैन के अंदर जिम, उसकी पत्नी टैबिथा और दो बच्चे जूली और ईथन मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए जिम देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक पेड़ गिरा हुआ है, और ये वही मनहूस पेड़ था जिसे टाउन के लोगों ने यहाँ आने से पहले देखा था। मतलब अब जिम और उसकी फैमिली भी यहाँ पर फंस चुकी है। सभी बाहर खड़े पेड़ को देख ही रहे थे कि तभी यहाँ पर बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगते हैं। डर के मारे जिम सभी को वापस गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है, और सभी यहाँ से निकल लेते हैं। जूली देखती है कि मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहा, और तभी ये लोग उसी टाउन में पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात ये थी कि गांव की सभी गाड़ियों के टायर पंचर थे, और तभी जिम देखता है सभी लोग फ्यूनरल पर इकट्ठा हुए खड़े थे। गाड़ी से नीचे उतरकर जिम रास्ता पूछने की कोशिश करता है। अब इस टाउन से बाहर निकलने का रास्ता तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन बॉयड उसे झूठी तसल्ली देता हुआ सामने की तरफ सीधा जाने के लिए कहता है। जिम उसका धन्यवाद करके गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब एक लंबा रास्ता तय करने के बाद ये लोग वापस उसी टाउन में आ जाते हैं। गांव वालों का अजीब बर्ताव देखकर जिम वापस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार चक्कर काटने के बाद पूरी फैमिली वापस उसी टाउन में आ जाती है। अब बॉयड अपने दोस्त केनी को काम शुरू करने के लिए कहता है, और ये दोनों रास्ते में कीलों वाली पट्टी बिछा देते हैं। लेकिन इस बार जिम की गाड़ी के आगे एक और गाड़ी आ जाती है, और दोनों का संतुलन बिगड़ने की वजह से भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जिम और जूली को तो चोट नहीं आती, लेकिन टैबिथा बेहोश हो जाती है, और एक लोहे की रोड ईथन की जांघ के आर पार हो जाती है। वहीं उस गाड़ी से एक लड़का बाहर निकलता है, और उसकी चाल ढाल से पता चल रहा था कि उसने बहुत ज्यादा नशा कर रखा है। वो जल्दी से टाउन की तरफ भागता है और कुछ देर में बॉयड के पास पहुंच जाता है। लड़का बताता है कि पीछे एक एक्सीडेंट हुआ है और वहां मदद की जरूरत है। कुछ देर में रात होने वाली थी, इसलिए बॉयड केनी को उसे क्लिनिक पहुंचाकर कुछ लोगों को एक्सीडेंट वाली जगह पर भेजने के लिए कहता है, और खुद अकेला ही चला जाता है। वहीं गाड़ी के अंदर से एक और आदमी बाहर निकला, जिसका नाम जेड था। नशे की हालत में होने की वजह से बॉयड उसे गाड़ी के साथ ही बांध देता है। इसके बाद बॉयड जिम की फैमिली को देखता है, जो काफी गंभीर हालत में गाड़ी के अंदर फंसी हुई थी। अब तक और लोग भी यहाँ पर मदद के लिए पहुंच जाते हैं। जूली और टैबिथा को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर क्रिस्टी बताती है कि ईथन को गंभीर चोट आई है, इसीलिए उसका इलाज अभी करना होगा। लेकिन बहुत जल्द ही रात होने वाली थी, इसीलिए अभी इनका बाहर रुकना मौत को दावत देने जैसे था। अब बॉयड एक बड़ा फैसला लेता है। उसके पास वही तावीज था, इसलिए वो क्रिस्टी को वैन के अंदर ही ईथन का इलाज करने के लिए कहता है। आमतौर पर तावीज सिर्फ घरों पर काम करता था, लेकिन कार के अंदर ये पहली बार इसे इस्तेमाल करने वाले थे। बॉयड जूली और टैबिथा को टाउन जाने के लिए कहकर जिम को रुकने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की सारा को देखते हैं, जो कि उसी लड़के के पास बैठी होती है। सारा उसे तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगले ही पल वो एक नुकीली चीज उसके गले में गाड़ देती है, जिससे लड़का तड़फता हुआ मर जाता है। वही गाड़ी
में ये लोग जब टाउन वापस जा रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी उन्हीं कीलों पर चढ़कर पंचर हो जाती है। अब पास में ही कॉलोनी हाउस था, इसलिए केनी सभी को जितना तेज हो सके उतनी तेजी से भागने के लिए कहता है। अब रात भी हो जाती है और ये लोग भागते हुए कॉलोनी हाउस तक पहुंच जाते हैं। अंदर घुसने से पहले ही यहाँ पर वही क्रिएचर्स आ जाते हैं जो कि बिल्कुल आम इंसानों की तरह दिखाई दे रहे थे। जूली उनके बहकावे में आ जाती है और तभी केनी उसे पकड़कर पीछे खींचता है। दरवाजे के खुलते ही सभी सही मौके पर अंदर घुस जाते हैं। वही वैन के अंदर बॉयड भी ताबीज को दरवाजे पर लटका देता है और तभी जंगल से और कुछ लोग उनकी वैन के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाते क्योंकि ताबीज अपना काम कर रहा था। अब ईथन को अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही सही हो जाता है। अब बॉयड जिम को समझाता है कि यहाँ रात होते ही अजीब घटनाएं घटने लगती हैं और ये ताबीज ही जिंदा रहने का एकमात्र जरिया है। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस की लीडर डोना टबिथा को यहाँ के कायदे कानून बताती है, लेकिन टबिथा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए डोना उसे डिटेल में बताती है कि उस मनहूस पेड़ को सभी ने देखा है और टबिथा किस्मत वाली है क्योंकि जब डोना यहाँ पहली बार आई थी तो उसे बताने वाला कोई नहीं था और क्रिएचर्स ने उसकी बहन को उसकी आंखों के आगे नोच खाया, लेकिन वो झाड़ियां में छिपकर किसी तरह बच गई। इतना सब सुनने के बाद अब टबिथा को थोड़ा ही सही लेकिन भरोसा होने लगता है। वही सारा अभी भी उसी हॉस्पिटल में मौजूद थी और वो अकेली ही किसी से बातें कर रही होती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि कोई अदृश्य ताकत सारा को जानबूझकर ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी, इसलिए अब वो क्लिनिक का दरवाजा खुला छोड़कर अपने घर भाग जाती है और जब नर्स ऊपर आकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वही क्रिएचर्स अब बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। नर्स जल्दी से भागकर खुद को नीचे बेसमेंट में बंद कर लेती है। अब सुबह भी हो जाती है और बॉयड के साथ वैन के अंदर सभी सुरक्षित होते हैं। अपने बेटे और पति को सही सलामत देखकर टबिथा को राहत की सांस मिलती है, लेकिन जब केनी और फादर खत्री क्रिस्टी को क्लिनिक छोड़ने के लिए आते हैं तब वो देखते हैं कि क्लिनिक का दरवाजा खुला है और ताबीज भी नीचे गिरा हुआ था। अब सभी समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था और क्योंकि केनी के डैड का भी इसी क्लिनिक में इलाज चल रहा था, इसीलिए फादर खत्री उसे पीछे रहने के लिए कहते हैं। लेकिन जब केनी नीचे बेसमेंट में जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे अपने डैड की लाश मिलती है। केनी बुरी तरह टूट जाता है और गले लगकर रोने लगता है। इसके बाद हम कॉलोनी हाउस में ईथन को देखते हैं और उसे दूर से एक सफेद कपड़े पहना बच्चा देख रहा था। हैरानी की बात ये थी कि इस सफेद कपड़े वाले लड़के को कुछ चुनिंदे लोग ही देख सकते थे और अब ईथन उनमें से एक था। ईथन लड़के से मिलने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन उसे वो बाहर दिखाई नहीं देता और यहीं पर ईथन विक्टर से मिलता है। विक्टर इस टाउन का सबसे पुराना बंदा था, लेकिन टाउन के ज्यादातर लोग उसे पागल समझते थे। ईथन विक्टर से उस सफेद कपड़े वाले लड़के के बारे में पूछता है। हैरानी की बात ये थी कि विक्टर को भी कभी वो लड़का नजर आता था, लेकिन इस वक्त विक्टर उसे नामे जवाब देता है। वही डोना अब जेड, जो कि उस एक्सीडेंट वाली कार में मौजूद था, उसे यहाँ के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन जेड को भी ये सब एक मजाक लग रहा था, इसलिए वो डोना को नजरअंदाज करके बाहर घूमने चला जाता है। जेड एक पुराने शेल्टर को देखकर अंदर जाने का फैसला करता है और नीचे अचानक से उसे एक आदमी पत्थर के नीचे दबा हुआ और उसके साथ ही एक निशान दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। डर के मारे जेड जल्दी से भाग जाता है। वही फादर खत्री जिम की फैमिली को एक नया घर देखने के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। अब फादर उन्हें वही घर दिखाता है जिसमें उसी औरत और उसकी बेटी की मौत हुई थी। टबिथा इस घर में रहने के लिए मना कर देती है, लेकिन जिम किसी तरह उसे समझाता है क्योंकि इस घर के अलावा कोई और घर ऑप्शन में नहीं था। वहीं इस घर के पुराने मालिक फ्रैंक को भी आज ही सजा दी जानी थी, क्योंकि इस टाउन के कुछ कायदे कानून थे कि अगर किसी इंसान की वजह से दूसरे मासूम की जान जाती है तो उसे रात को मरने के लिए एक बॉक्स में छोड़ दिया जाएगा। अब टाउन के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जब भी कोई टाउन में नया आता है तो उसे चुनाव करना होगा कि वो कॉलोनी हाउस में रहेगा या टाउन के घरों में। अब जेड यहाँ पर भी बदतमीजी करता है, इसलिए बॉयड उसे केनी के साथ भेज देता है। इसके बाद जिम की फैमिली चुनाव करती है और सभी घर को चुनते हैं, लेकिन जूली अपने माँ बाप से बहुत नाराज थी, इसलिए वो कॉलोनी हाउस को चुनती है। बॉयड फैमिली को तसल्ली देता है कि उसका बेटा एलिस कॉलोनी हाउस में ही रहता है, इसलिए वो जूली का ध्यान रखेगा। वहीं दूसरी तरफ केनी जेड को उसके दोस्त की लाश दिखाता है, जिससे अब जेड को भी भरोसा हो जाता है कि वो इस टाउन में फंस चुका है। अब रात होने वाली थी, इसलिए फ्रैंक को सजा के तौर पर पूरे टाउन के सामने उस बक्से में बंद कर दिया जाता है और सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जेड भी अब केनी और उसकी माँ के साथ उनके घर में रहेगा। कॉलोनी हाउस में जूली नया मेंबर होने की वजह से सभी
उसका स्वागत करते हैं। वहीं बक्से के अंदर फ्रैंक के पास अब एक एक करके क्रिएचर्स आने लगते हैं। अब फ्रैंक को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर उसने अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखा होता तो आज वो इस बक्से में नहीं होता। और तभी अब यहाँ पर एक थ्योरी निकल कर आती है, क्योंकि टाउन में 5 लोग मर चुके थे और उनकी जगह नए लोग एंटर कर चुके हैं, इसलिए वो रहस्यमयी ताकत जानबूझकर सारा के हाथों उस लड़के को मरवाकर क्लिनिक का दरवाजा खुला छोड़ने के लिए कहती है, ताकि टाउन का संतुलन बना रहे। अब अगले दिन हम बॉयड को देखते हैं, जो कि फ्रैंक की लाश को दफनाने के लिए लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे जिम और ईथन मिलते हैं, जो कि डाइनर में ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे थे, और यहीं पर बाप बेटे दोनों सारा से मिलते हैं। सारा यहाँ काम करती थी और केनी की मॉम इस डाइनर को चलाती है। फिलहाल वो गहरे सदमे में थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनके पति यानी केनी के डैड की मौत हुई थी। जिम ईथन को बैठने के लिए कहकर खुद बाथरूम चला जाता है और तभी ईथन के पास विक्टर आता है। विक्टर ईथन से उसी सफेद कपड़े वाले लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन तभी यहाँ पर जिम वापस आ जाता है। वो विक्टर पर बहुत गुस्सा होता है और उसे धक्के मारकर डाइनर से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ टैबिथा जूली से मिलने कॉलोनी हाउस जाती है। टैबिथा जूली को वापस घर आने के लिए कहती है, लेकिन दोनों के बीच बहस होने लगती है और जूली गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब घर आकर जिम और टैबिथा के बीच भी झगड़ा होने लगता है, क्योंकि जूली जान चुकी थी कि उसके माँ बाप तलाक लेने वाले हैं। दरअसल जिम और टैबिथा का एक बेटा थॉमस उनकी लापरवाही की वजह से बचपन में ही मारा गया। उस हादसे से दोनों आज तक बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। अपने माँ बाप के इसी फैसले से जूली खुश नहीं थी, इसलिए उसने परिवार से अलग कॉलोनी हाउस में रहना चुना। अब जब दोनों बाहर बैठे झगड़ रहे होते हैं, तभी ईथन के पास विक्टर आता है। विक्टर उसे बाहर बुलाता है और अपने साथ जंगल में उस सफेद कपड़े वाले लड़के को ढूंढने के लिए लेकर चला जाता है। जंगल के बीच काफी आगे आ जाने के बाद इन्हें एक तिलस्वी पेड़ दिखाई देता है। विक्टर बताता है कि इन पेड़ों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा जा सकता है। पूरे टाउन में इन जादुई पेड़ों के बारे में सिर्फ विक्टर को ही पता था। विक्टर एक पत्थर पर स्माइली बनाकर पेड़ के अंदर फेंक देता है और अगले ही पल पत्थर आसमान से इनके पीछे आकर गिरता है। अब विक्टर की बात सच होती है, लेकिन वो ईथन को बताता है कि इनके अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ये आपको कहां पर फेंकेंगे कोई नहीं जानता। और तभी यहाँ पर जिम और टैबिथा ईथन को ढूंढते हुए उनके पास आ जाते हैं। विक्टर जिम को गन दिखाकर यहाँ से भाग जाता है। अब विक्टर को भूलने की बीमारी थी, इसलिए वो चीजों को याद रखने के लिए उनकी ड्राइंग बना लिया करता था। विक्टर जब एक ड्राइंग को देखता है तो उसे अपनी पुरानी यादें दिखाई देने लगती हैं। हम देखते हैं कि विक्टर यहाँ पर बचपन से ही फंसा हुआ था। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे और वही सफेद कपड़े पहना लड़का कभी विक्टर को दिखाई देता था। इसके बाद विक्टर लगातार 6 गड्ढे कब्र के लिए खोद देता है और डोना से कहता है कि इस बार वो पहले से ही तैयारी कर रहा है। वहीं डाइनर में जब जिम अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तभी सारा की बाजू पर वही अदृश्य ताकत एक मैसेज छोड़ती है और उसे ईथन को मारने के लिए कहती है। इसके बाद सारा को भी दौरे पड़ने लगते हैं। बॉयड उसे क्लिनिक में एडमिट कर देता है। अब क्रिस्टी उसे एक रात के लिए ऑब्जर्वेशन में रखती है और जब रात को दोनों साथ में बैठी बातें कर रही होती हैं, तब सारा क्रिस्टी से पूछती है कि अगर वो सभी को इस टाउन से आजाद करवा सके, लेकिन उसके बदले उसे कोई गलत काम करना पड़े, तो क्या वो करेगी? क्रिस्टी कहती है कि अगर उसके गलत काम करने से सभी इस टाउन से बाहर निकल सकते हैं तो वो जरूर करेगी। अब क्रिस्टी की इस बात से सारा का ईथन को मारने का इरादा और मजबूत हो जाता है। अब अगले दिन सारा जब क्लिनिक से निकलकर डाइनर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसका भाई नेथन मिलता है। नेथन भी सारा के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सारा इस बार उसे कुछ नहीं बताती और उसकी फिक्र करने से मना करती है। वही बॉयड अपनी वाइफ की कब्र के पास पहुंचता है। दरअसल उसकी पत्नी की मौत भी इसी टाउन में हुई थी। बॉयड कब्र के पास बैठकर बातें करने लगा और कह रहा था कि उसके पास एक प्लान है जिसके जरिए शायद वो सभी को इस टाउन से बाहर निकाल सके, लेकिन इसमें उसके खुद के मरने की संभावना थी। इस रिस्की काम को अंजाम देने के लिए वो अपनी पत्नी से कोई इशारा देने के लिए कहता है, लेकिन उसे कोई इशारा नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ नेथन फादर खत्री से मिलता है और उसे सारा की पूरी सच्चाई बता देता है कि कैसे सारा अदृश्य शक्तियों से बात करती है और लोगों की जान ले लेती है। अब फादर खत्री नेथन को साथ लेकर जल्दी से टाउन की तरफ भागते हैं। वहीं सारा ईथन से खेलने के बहाने उसे बाहर बुला लेती है, लेकिन टैबिथा भी ईथन के साथ ही रहती है। अब सारा अपनी चाल चलते हुए टैबिथा को अंदर कुछ दिखाने के बहाने एक कमरे में बंद कर देती है और बाहर आकर ईथन को पास बुलाकर जैसे ही उसे मारने वाली थी, तभी पीछे से नेथन यहाँ पर आ जाता है। सारा नेथन से कहती है कि ये आखिरी बलि है, इसके बाद वो सब घर जा सकते हैं।
लेकिन नेथन सारा को पकड़कर ईथन को भागने के लिए कहता है और हाथापाई के दौरान गलती से सारा नेथन पर जानलेवा हमला कर देती है। अब फादर खत्री भी यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन सारा जान बचाकर भाग निकलती है। अब माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन खुशी की बात ये थी कि जिम और उसकी फैमिली पूरी तरह सुरक्षित थी। अब डाइनर के अंदर बॉयड क्रिस्टी से मिलता है। सारा ने जो कुछ भी किया उसका जिम्मेदार क्रिस्टी खुद को मान रही थी, क्योंकि बीती रात सारा लगातार क्रिस्टी से उल्टे सीधे सवाल पूछ रही थी, लेकिन बॉयड उसे तसल्ली देता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और तभी डाइनर में लगे रेडियो में एक गाना बजता है जो कि बॉयड और उसकी वाइफ का पसंदीदा था। अब बॉयड उसे अपनी पत्नी का इशारा समझ लेता है। अब अगले दिन हम जिम और टैबिथा को देखते हैं। जिम देखता है कि घर की सारी वायर्स नकली हैं, लेकिन बिजली फिर भी आ रही थी। और तभी जेड इनके घर आता है। जेड एक रेडियो बनाने की कोशिश कर रहा था जिसके जरिए ये लोग बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकें। इस काम में जेड जिम की मदद लेता है और दोनों गाड़ियों से वायर्स इकट्ठा करके एक रेडियो तैयार कर लेते हैं, लेकिन सिग्नल भेजने के लिए इन्हें किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाना था। वहीं दूसरी तरफ हम फादर खत्री को देखते हैं। फादर खत्री ने सारा को टाउन के लोगों से छुपाकर चर्च की बेसमेंट में बांध रखा था। वो पता करना चाहता था कि सारा किन आवाजों से बात करती है। अब सारा सब सच उगल देती है। दरअसल सारा शुरू से ऐसी नहीं थी, लेकिन जब उसे बताया गया कि टाउन में 2 गाड़ियां एक साथ आएगी, तब सारा को भी उनकी बात पर यकीन हो गया। दरअसल पिछली बार जब 2 गाड़ियां एक साथ आई थीं, तब टाउन के सारे लोग मारे गए थे, लेकिन इस बार सारा ने उन आवाजों की बात मानकर सभी गांव वालों को बचा लिया। अब फादर खत्री सारा से सबूत मांगता है, जिसे दिखाकर वो सभी गांव वालों को यकीन दिला सकें कि सारा ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। और तभी सारा को वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं और सबूत के तौर पर वही आवाजें सारा के जरिए एक चित्र बनाकर फादर खत्री को दिखाती है और कहती है कि जब फादर खत्री इस टाउन में पहली बार आए थे तब उन्होंने यहाँ पर एक बैग दफन किया था। अब इस बात को सुनते ही फादर खत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने उस बैग के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया था। अब तक जेड और जिम भी एक ऊंचाई वाला पेड़ ढूंढ लेते हैं, और जब ये दोनों रेडियो को चालू करने वाले थे तभी यहाँ पर जेड को बहुत सारे लोग पेड़ से लटके हुए दिखाई देते हैं और उसे पेड़ पर वही निशान फिर से दिखाई देता है जो उसने शेल्टर के अंदर देखा था। और तभी एक आदमी बंदूक लेकर जेड पर गोली चला देता है। जान बचाता हुआ जेड जंगल की तरफ भागता है और तभी जिम उसे होश में लाता है, क्योंकि ये सब जेड की एक इमेजिनेशन थी। वहीं दूसरी तरफ टैबिथा ईथन के साथ डाइनर में कुछ पुराना सामान रखने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक ब्रेसलेट मिलता है। टैबिथा उसे अपने साथ घर ले जाती है। जिम जब घर आता है तो देखता है कि टैबिथा बेसमेंट में गड्ढा खोद कर ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये बिजली की वायर्स आ कहां से रही है, लेकिन जिम को ये पागलपन लगता है। और तभी टैबिथा उसे वही ब्रेसलेट दिखाती है। दरअसल ये ब्रेसलेट टैबिथा ने जूली के पैदा होते समय अस्पताल में खो दिया था, लेकिन अब अचानक उसे ये ब्रेसलेट इस टाउन में मिला। आखिर ये संभव कैसे था? अब हर नामुमकिन चीज को संभव होते देख जिम भी गड्ढा खोदने का फैसला करता है। वही हम फादर खत्री को देखते हैं, जो कि उसी जगह पर अपना बैग चेक करने आया था। और हैरानी की बात ये थी कि सारा ने जो तस्वीर बनाई थी वो बिल्कुल उसके बैग में रखें चॉकलेट के लिफाफे से मैच कर गई। वही जेड डाइनर में बैठा उसी निशान को बार बार एक पेपर पर बना रहा था। और जब केनी की मॉम उस निशान को देखती है तो वो जेड को स्टोर रूम में ले जाकर एक 1972 की डायरी दिखाती है। हैरानी की बात ये थी कि उस डायरी के अंदर भी वही निशान बने हुए थे जो जेड को दिखाई दे रहे थे। वहीं अब बॉयड भी जंगल में अकेला जाने के लिए तैयार था, इसलिए वो केनी को उसके बाद टाउन के लोगों का ध्यान रखने के लिए कहता है। अब अगले दिन कॉलोनी हाउस में सभी पार्टी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आज ही के दिन फातिमा इस टाउन में आई थी और क्योंकि वो सबका बहुत ध्यान रखती थी इसलिए उसकी याद में पार्टी रखी गई है। लेकिन एलिस को इस दिन से नफरत थी, क्योंकि आज ही के दिन उसकी माँ यानी बॉयड की पत्नी की मौत हुई थी, इसलिए वो काफी बहुत शराब पी लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम फादर खत्री को देखते हैं, जो कि बॉयड से मिलने आया था। फादर खत्री सारा के बारे में बॉयड को सब कुछ बता देता है। अब बॉयड पहले तो फादर खत्री पर गुस्सा होता है, लेकिन खत्री उसे समझाता है कि इस टाउन से बाहर निकलने में सारा उनकी मदद कर सकती है, इसलिए बॉयड भी मान जाता है। वहीं कॉलोनी हाउस में सभी पार्टी कर रहे थे और एक आदमी सभी से छुपता हुआ खिड़की के पास आकर बाहर खड़ी मॉन्स्टर से बातें करने लगा। आदमी इस मॉन्स्टर से बहुत प्यार करता था। बाहर खड़ी लड़की उसे यकीन दिलाती है कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वो खिड़की खोल दे। प्यार में अंधा आदमी बिना किसी की परवाह करे खिड़की खोल देता है और तभी लड़की अंदर आते ही अपना खतरनाक रूप दिखा देती है। उसने आदमी को मारकर खिड़की खुली छोड़ दी, जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर्स कॉलोनी हाउस के अंदर घुस गए।
मॉन्स्टर्स को देखते ही चारों तरफ भगदड़ मच गई। गनीमत ये रही कि सही मौके पर जूली विक्टर के पास पहुंच गई थी। विक्टर तो पहले से ही जानता था कि यहाँ पर कोई हादसा होने वाला है, इसलिए उसने कुछ दिन पहले ही कब्रें खोद दी थी। अब विक्टर ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। दोनों रस्सी के सहारे कॉलोनी हाउस से बाहर निकल जाते हैं और तभी विक्टर को वहीं सफेद कपड़े वाला लड़का दिखाई देता है। विक्टर जूली को साथ लेकर जंगल की तरफ भागता है और जूली को उसी जादुई पेड़ के अंदर धकेल देता है। पेड़ के अंदर घुसते ही जूली उसी शेल्टर के अंदर पहुंच जाती है। वहीं एलिस अभी भी कॉलोनी हाउस के अंदर ही फंसा हुआ था। वो खिड़की तोड़कर नीचे कूद गया, जिससे उसका हाथ टूट गया। अब तक सभी लोग यहाँ से चले गए थे, लेकिन फातिमा एलिस की मदद करती है। वो वापस कॉलोनी हाउस के अंदर घुसकर दोनों तरफ के दरवाजे बंद करके बीच में ताबीज को टांग देती है। खुशकिस्मती से ताबिश काम कर जाता है और मॉन्स्टर्स इन्हें कुछ नहीं कर पाते। वहीं डोना बचे हुए लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचती है। अब जब बॉयड और फादर खत्री सभी को अंदर भेज रहे थे, तभी एक मॉन्स्टर फादर खत्री पर जानलेवा हमला कर देता है। बॉयड किसी तरह फादर खत्री को अंदर ले जाता है। अब फादर जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो बॉयड से कहते हैं कि उसे सारा पर भरोसा करना होगा, और तभी फादर खत्री भी मर जाते हैं। वहीं घर के अंदर जेड जब उस डायरी को देख रहा था, तब उसे एक तस्वीर मिली जिसमें एक आदमी इसी टाउन में खड़ा था और उसके पीछे छोटा विक्टर दिखाई दे रहा था। अब अगले दिन बॉयड बिना एक पल गवाई आज ही जंगल की तरफ निकलने की तैयारी करता है। क्योंकि टाउन में लगातार बहुत सारी घटनाएं हो रही थीं, इसलिए उसे जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। बॉयड अपने साथ सारा को भी लेकर जाने वाला था। अब इसके बाद सीन पास्ट में चला जाता है, जहां हम बॉयड, उसकी पत्नी एबी और एलिस को देखते हैं। बॉयड को भी रास्ते में वहीं पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया और इसके बाद बॉयड अपनी फैमिली के साथ उसी टाउन में पहुंच गया। अब अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए फादर खत्री रास्ते में आकर जल्दी से उन्हें छिपने के लिए कहता है। पहले तो बॉयड फादर खत्री को पागल समझ रहा था, लेकिन अब बॉयड फादर खत्री की बात मानकर उसके साथ छिप जाता है। अब इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अभी तक किसी ने तावीज की खोज नहीं की थी, इसलिए जिंदा रहने के लिए लोगों को जमीन के नीचे छिपना पड़ता था। अगली सुबह जब बॉयड बाहर का नजारा देखता है, तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि वो इस नर्क में फंस चुका है। अब बॉयड एक फौजी था, इसलिए वो सबको एकजुट करके हालातों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आज तक किसी ने भी मॉन्स्टर्स के डर से जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन बॉयड जंगल में जाता है और उसे वहाँ कुछ बकरियां और मुर्गियां मिलती हैं, जो कि इनकी जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा थी। लेकिन एलिस अपने डैड को समझाता है। उसकी माँ काफी अजीब बर्ताव कर रही है। बॉयड का उसके साथ होना अभी बहुत जरूरी है, लेकिन बॉयड एलिस की बात को नजरअंदाज करके वापस जंगल में चला जाता है। इसके बाद बॉयड एक कुत्ते का पीछा करता हुआ जंगल की गहराइयों में पहुंच जाता है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए बॉयड को जंगल में ही रात हो गई। अब बॉयड मॉन्स्टर्स से छुपता हुआ एक गुफा के अंदर गिर गया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मॉन्स्टर्स बॉयड को बिना कुछ करे चले जाते हैं। और तभी बॉयड की नजर दीवार पर लटके तावीजों पर पड़ी। बॉयड समझ जाता है कि उसकी जान इन तावीजों ने ही बचाई है। अगली सुबह बॉयड सभी तावीजों को इकट्ठा करके टाउन की तरफ लौटता है, जहाँ टाउन के अंदर उसकी पत्नी एबी सभी को गोलियों से मार रही थी। एबी को ये सब एक सपना लग रहा था। बॉयड उसे समझाने की कोशिश करता है और तभी एलिस भागता हुआ एबी की तरफ आ रहा था। इससे पहले एबी अपने ही बेटे को गोली मारती। बॉयड को ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को मारना पड़ता है। अब बॉयड ने एलिस के सामने उसकी मॉम को मार दिया, जिस वजह से एलिस बॉयड से नफरत करने लगा, इसलिए वो अपने डैड से अलग कॉलोनी हाउस में रहता था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां जेड विक्टर को ढूंढता हुआ जिम के घर पहुंचता है। दरअसल विक्टर कॉलोनी हाउस के उस हादसे के बाद गायब था, लेकिन जिम जेड को बताता है कि उसके जाने के बाद उसने रेडियो पर सिग्नल भेजने की कोशिश की थी और कुछ समय के लिए उसे ऐसा लगा जैसे रेडियो काम कर रहा है, इसलिए अब उन्हें टाउन की सबसे ऊंची जगह से सिग्नल भेजना चाहिए। और टाउन की सबसे ऊंची इमारत कॉलोनी हाउस थी, इसलिए दोनों डोना के पास परमिशन लेने जाते हैं। डोना भी उन्हें इजाजत दे देती है, क्योंकि हादसे के बाद कॉलोनी हाउस पूरी तरह खाली पड़ा था और सभी लोग टाउन में रह रहे थे। वहीं अब बॉयड सभी टाउन वालों और अपने बेटे को अलविदा कहकर सारा के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ टैबिथा ने वायर्स का पता लगाने के लिए जो गड्ढा खोदना शुरू किया था, अब वो बहुत गहरा हो चुका है। यहीं पर जूली अपनी मॉम से डिवोर्स लेने का कारण पूछती है। तब टैबिथा उसे बताती है कि कैसे थॉमस, यानी कि इनका एक छोटा बेटा, कैसे टैबिथा और जिम की लापरवाही की वजह से मारा गया। इसलिए जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तब उन्हें अपने मरे हुए बच्चे की याद आती है, इसलिए दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया था। वही बॉयड के जाने के बाद केनी सभी टाउन वालों की एक मीटिंग रखता है, जिसमें जिम सबसे मदद मांगता है
कि उन्होंने मिलकर एक टावर बनाना होगा जिसे वो कॉलोनी हाउस की छत पर रखकर बाहर की दुनिया तक अपना मैसेज भेजेंगे। खुशकिस्मती से सभी लोग उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। वही जंगल के अंदर बॉयड सारा को साथ लेकर काफी दूर आ जाता है और तभी इन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर बहुत सारी बोतलें लटकी हुई थीं। जैसे ही बॉयड बोतलों को नीचे उतारने की कोशिश करने लगा तभी सारा को वही आवाजें सुनाई देने लगी। दर्द से तड़पती हुई सारा बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तब तक रात हो चुकी थी। बॉयड ने एक टेंट लगाकर बीच में ताबीज को टांग दिया था। अब सारा बॉयड को बताती है कि इस बार उसने जो आवाजें सुनी वो किसी औरत की थी और उसने कहा कि मिस्टर जुगाड़ू को बताओ कि मैं गलत थी। दरअसल ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स से भी खतरनाक चीजें मौजूद हैं। अब बॉयड समझ जाता है कि ये मैसेज उसकी पत्नी एबी ने भेजा है, क्योंकि एबी ही थी जो उसे मिस्टर जुगाड़ू नाम से बुलाती थी। इससे पहले दोनों कुछ समझ पाते, कोई अनजानी चीज इनके टेंट को खींचने लगती है और कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आखिर में इनके टेंट पर बहुत ही तेज रोशनी पड़ती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब बॉयड सारा के साथ टेंट से बाहर निकला तो बाहर चारों तरफ मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। अब सारा बॉयड को वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन बॉयड वापस जाने से मना कर देता है। उसे लग रहा था कि जो भी चीज सारा से बातें करती है वो नहीं चाहती कि ये दोनों जंगल के रहस्य का पता लगाए। अब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी और तभी बॉयड को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी। बॉयड जल्दी से उस दिशा की तरफ भागा। मकड़ियों के जाले हटाने पर बॉयड को वहां उसकी पत्नी नजर आई, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। इसी बीच कुछ मकड़ियां बॉयड को काट लेती है जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी। वही टाउन के अंदर अब तक जिम ने लोगों की मदद से टावर को पूरी तरह तैयार कर लिया था, बस अब उसे कॉलोनी हाउस की छत पर लगाना बाकी था। ये लोग एक रस्सी की मदद से टावर को छत पर लगा देते हैं। बहुत जल्द ही तूफान आने वाला था, इसलिए डोना जिम को जल्दी करने के लिए कहती है। अब तक टैबिथा ने भी बेसमेंट में उस गड्ढे को काफी गहराई तक खोद दिया था। इसी बीच जंगल में बॉयड और सारा आगे बढ़ते हुए एक लाइट हाउस को देखते हैं। अब हमें समझ आता है कि कल रात जो रोशनी इनके टेंट पर पड़ी थी वो इसी लाइट हाउस की थी। दोनों बिना वक्त गवाए उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब बॉयड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो सारा को अकेले ही आगे बढ़ने के लिए कहता है। लेकिन सारा किसी भी कीमत पर बॉयड को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और तभी सारा को वही सफेद कपड़े वाला लड़का दिखाई दिया। लड़का सारा से कहता है कि वो सभी बहुत नाराज है, इसलिए उसे जल्दी से छुपना चाहिए। अब ये लड़का हर बार इनकी मदद क्यों करता था ये अभी बताया नहीं गया, लेकिन लड़का उन्हें उसी जादुई पेड़ के अंदर जाने के लिए कह रहा था। सारा जल्दी से बॉयड को उठाकर उस पेड़ के अंदर भेज देती है। अंदर घुसते ही बॉयड चारों तरफ से बंद एक जगह पर फंस जाता है जहां पर सिर्फ उसके खड़े रहने की जगह थी। वहीं टाउन के अंदर जिम लगातार रेडियो से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। खुशकिस्मती से उसका संपर्क एक आदमी से हो जाता है, लेकिन आदमी जिम से कहता है कि उसकी वाइफ टबिथा को गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। अब जिम समझ जाता है कि टबिथा खतरे में है। वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है। वहीं टबिथा जब गड्ढा खोद रही थी तभी जमीन अचानक से फट गई और वो नीचे जा गिरी। तभी यहाँ पर टबिथा के पास विक्टर आता है। विक्टर जो कॉलोनी हाउस के हादसे के बाद गायब था, अब वो टबिथा को यहाँ मिलता है। विक्टर बताता है कि सफेद कपड़े वाले लड़के ने कहा था कि उसे टबिथा का इंतजार करना है। टबिथा उसे यहीं मिलेगी। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर वो मॉन्स्टर्स सोते थे। विक्टर दीवार पर बहुत सारे चित्र भी दिखाता है जिसके बीच हम उसी निशान को देखते हैं जो कि जेड को बार बार नजर आ रहा था। अब विक्टर टैबिथा को अपने साथ लेकर चला जाता है और जब जिम घर आता है तो वो देखता है कि बेसमेंट का गड्ढा बुरी तरह मलबे से भरा हुआ है। अब जिम को लग रहा था कि टबिथा मलबे के नीचे ही दबी होगी। अब लास्ट में हम देखते हैं कि एक बस पूरी तरह यात्रियों से भरी हुई टाउन के बाहर आकर रुकती है। अब ये लोग इस टाउन से बाहर निकल पाएंगे और बॉयड आखिर किस जगह पर फंस गया था और क्यों जेड को बार बार वही निशान दिखाई दे रहे हैं और विक्टर इस जगह और उस सफेद कपड़े वाले लड़के के बारे में क्या जानता है और यात्रियों से भरी बस के यहाँ आने का कारण। क्या टाउन का संतुलन बरकरार रखना है, क्योंकि कॉलोनी हाउस के हादसे में बहुत लोग मारे गए थे। अब इनके साथ आगे क्या होने वाला है ये हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों, आपको इसका पार्ट 2 कब तक चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।